फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, विश्वविद्यालय और उसकी स्थितियों से रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय, और इस सीरीज की ये पहली कड़ी है जिसमें विषय रखा है चिंतन का समय नहीं, चिंतन के लिए जगह नहीं। और भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप लोगों को भी कोई चीज़ नज़र में आए तो आप लोग भी लिखिएगा और बताइएगा, लेकिन आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। ये तो एक सामान्य सी जो है ना सच्चाई है कि जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ है विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल सब बंद हैं। और कोरोना पीरियड में एजुकेशन का क्या हुआ इसकी मैं चर्चा सबसे बाद में करूँगा। मैं थोड़ा सा बड़े प्रश्न को उठाना चाहता हूँ कि आखिर हमारे विश्वविद्यालयों में, और मैं इसे थोड़ा सा ये नेता विशेष के या प्रधानमंत्री विशेष के दायरे के बाहर रख के देखना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम बहुत गंभीर है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज का जो माहौल है उसमें थिंकिंग के लिए, चिंतन के लिए कोई जगह नहीं है। विचारों की कोई गर्मी और टकराहट नहीं है। और ये वह सबसे गंभीर चीज़ है जो कि मुझे डिस्टर्ब करती है। मैं नहीं जानता आपकी क्या स्थिति है। ये स्थिति एक दो दिन में या एक दो साल में पैदा नहीं हुई है। इस स्थिति को पैदा होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, और इस टाइम को लगाने में ये जो टाइम गुजरा है, इस टाइम को समझने के लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ये समझे कि ये क्यों हो रहा है, इसके बुनियादी कारण क्या हैं, इनकी हम चर्चा अमूमन नहीं करते। पर्सनल बातचीत में करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं करते। पब्लिक डोमेन में ये तो चर्चा होती है, जब जेएनयू पर अटैक होता है तो उस पर खूब चर्चा हुई, और ये चर्चा जरूरी भी है जो हुई, लेकिन समस्या तो उससे भी ज्यादा बड़ी गहरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको उस मतलब प्रक्रिया की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें कि ये चिंतन का समय नहीं और चिंतन के लिए स्पेस नहीं जैसी स्थिति पैदा हुई। मैं बार बार कह चुका हूं कि समस्या नीतियों की है, समस्या व्यक्तियों की नहीं है। कौन प्रधानमंत्री कितना सक्षम है, कितना अक्षम है, ये तय इससे नहीं होगा कि वो देखने में कितना सुंदर है, बोलने में कितना अच्छा है, बोलने में कितना गूंगा है, इससे तय नहीं होगा, बल्कि इससे तय होगा कि उसकी नीतियां कैसी हैं, और वे नीतियां शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के असर को पैदा कर रही हैं, प्रभाव पैदा कर रही हैं। अब एक जो चीज़ है जहाँ से कि चीज़ें शुरू होती हैं वो ये कि अभी एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि जेएनयू तक आ चुका है। वो जेएनयू के बारे में ये माना जाता था कि जेएनयू जो है वो शिक्षा का जो है सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, और उसमें बहुत कुछ जो है एकेडमिक गुणवत्ता के आधार पर होता है और नियम के आधार पर होता है। और जेएनयू को बारे में ये भी प्रसिद्ध था
कि वहाँ विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, विभाग की स्वायत्तता, इन सब की रक्षा की जाती है और वहाँ जो परंपराएं रही हैं उन परंपराओं का भी पालन हर वाइस चांसलर करता रहा है। लेकिन पिछले 7 साल में बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसने कि जेएनयू के बारे में भी ये मिथ तोड़ दिया है। एक सज्जन मिले, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा सर जी आप बेकार की बातें करते हैं, सब ज्ञान वान की। वो एक नेता से मिले और नेता से को उन्होंने, पढ़े लिखे आदमी थे, और नेता को उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा। अब नेता उनके कैंडिडेचर के बारे में सोचने लगा कि उसे सिफारिश करनी थी, और उसको उनको लेकर भी एक छोटभैया नेता आया था। तो छोटभैया नेता भी ये कह रहा था कि ये लड़का गंभीर है और इस संगठन के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी कैंडिडेट का ये कहना कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा, और उनके सिफारशी नेता का ये कहना कि यह लड़का गंभीर है और संगठन के लिए कुछ भी कर सकता है, ये वे 2 फ्रेज हैं जो कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग फ्रेज हैं। यही वो 2 फ्रेज हैं जिनके जरिए विश्वविद्यालयों के अंदर विचारों की जो गर्मी हुआ करती थी, विचारों की जो एकदम ऊर्जा दिखाई देती थी, विचारों को लेकर जो टकराहट दिखाई देती थी, विभिन्न किस्म के विचारों का जो विचारधारात्मक संघर्ष दिखाई देता था, वो संघर्ष एक सिरे से गायब हो गया है। अब वो जो लड़का जो ये कह रहा था कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा, वो साफ जानता था कि वह ये सब जब कह रहा है तो वो एक सिरे से अपने मन को और दिल को आहत भी कर रहा है और अपने स्वाभिमान को भी नष्ट कर रहा है। और साथ साथ वो ये भी जानता था कि वह ये कह के और ये करके कि संगठन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये कह के वह ज्ञान को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। तो अब जो नई जो कुंजी है, वो कुंजी क्या है? वो कुंजी ये है कि मैं आपके संगठन के लिए सब कुछ करूंगा। और यही वह कुंजी है जहां से के सारी समस्याओं की जड़ शुरू होती है। इस कुंजी का इस्तेमाल पहले वाम ने किया, कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। इस कुंजी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर विचारों के तूफान, विचारों की जो ऊर्जा जिसके लिए विश्वविद्यालय जाने जाते थे, उस ऊर्जा को एक सिरे से नष्ट कर दिया। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है वो विचारों के गढ़ नहीं है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है वह और बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वहां विचार नहीं मिलेंगे आपको। वहां शिक्षक मिलेंगे, विद्यार्थी मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलेगा, वाइस चांसलर मिलेगा, नामी प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे, विचारों का प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ये कह के दाखिल हो रहा है नौकरी में कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा, वह एक सिरे से इस बात को तय करके आ रहा है कि उसका लक्ष्य है कैरियर बनाना। उसका लक्ष्य ज्ञान की सेवा करना नहीं और ज्ञान हासिल करना और ज्ञान का प्रसार करना नहीं है। और यही वह जगह जहां से कि विचारों का स्पेस, जो कि विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां के विचार फलते थे, फूलते थे,
उनका प्रसार होता था, वो स्पेस एक सिरे से नष्ट हो गया। और अब विश्वविद्यालय में घुसने का मतलब यह है संगठन की सेवा करो और कैरियर बनाओ। यानी विश्वविद्यालयों को एक तरह से, कॉलेजों को एक तरह से निजी राजनीति का अड्डा बना दिया गया। जबकि कायदे से विश्वविद्यालय और कॉलेजों का काम यह था कि वे, खासतौर पर विश्वविद्यालयों का, वे विभिन्न किस्म के विषयों के स्पेशलाइजेशन के सेंटर्स थे। वहां विभिन्न किस्म के विचारों और विचारधाराओं पर स्पेशलाइज्ड ढंग से काम होता था, रिसर्च होती थी। उस रिसर्च की ऊर्जा वहां के परिवेश में, वहां की सेमिनार्स में, गोष्ठियों में, कैंपस के माहौल में वो दिखाई देती थी, महसूस की जा सकती थी। और ये जो विचारों की जो दुनिया, जिसका कि सृजन विश्वविद्यालय के जो स्पेशलाइज्ड जो विभाग हैं जो करते थे, उससे देश के निर्माण में और देश की नीतियों के निर्माण में मदद मिलती थी। लेकिन अब इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब विश्वविद्यालयों का काम क्या है? विश्वविद्यालयों का काम है संगठन विशेष की सेवा करना। दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस लक्ष्य को सर्वोपरि लक्ष्य बना दिया। बीमारी पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, यानी आरएसएस और मोदी सरकार। और सारे विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनसे उनके मातहत जो कॉलेज हैं, उन सारे मातहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों को एक ही मैसेज, वह आदमी काम का है जो ये वायदा करे और ये कमिट करे कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा। इसे कहते हैं विश्वविद्यालयों का वैचारिक मुंडन। विभिन्न विश्वविद्यालय जो अलग अलग किस्म की विचारधाराओं के लिए जाने जाते थे, और राज्यों में स्थिति तो और भी बदतर है। मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में 27-28 साल मैंने पढ़ाया है, और 27 साल पढ़ाने के बाद मेरा अनुभव था कि विचारहीन परिवेश या स्पेस क्रिएट करने में लेफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो बंगाल में जब तबाही मच रही थी, विश्वविद्यालयों के जो चिंतन के परिवेश को नष्ट किया जा रहा था, हमने सोचा नहीं, गंभीरता से नहीं लिया इसको। वहां पे भी यह बीमारी थी कि जो संगठन के लिए कुछ भी करेगा उसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और जो संगठन की बात नहीं मानेगा उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक वही मॉडल कमोबेश ममता ने कैरी किया। वही मॉडल पूरी आक्रामकता के साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने कैरी किया। बंगाल में जिस मॉडल को लेफ्ट ने 34 साल कैरी किया, वह यही मॉडल था कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा। मैं एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूं। 95-96 में अमर सेन ने चिट्ठी लिखकर ज्योति बाबू से यह अनुरोध किया कि वे जादवपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के तौर पर काम करना चाहते हैं और कुछ बंगाल की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। और किस बिना पर अस्वीकार कर दिया गया? क्योंकि अमर सेन सीपीएम के मेंबर नहीं थे।
क्योंकि क्राइटेरिया यही था कि संगठन के लिए कुछ भी करूंगा, अगर ये आप कमिट करते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और यही वो जगह है जहां से कि विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षकों के पास चिंतन के लिए समय नहीं और चिंतन के लिए स्पेस नहीं। और जब ये नब्बे आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया, और तो नब्बे आर्थिक उदारीकरण के लागू किए जाने के बाद तो ये स्थिति और भी ज्यादा लगातार बदतर होती चली गई। नब्बे आर्थिक उदारीकरण के लागू किए जाने के बाद जिसकी की नीतियां अभी क्लाइमैक्स पर है, और उसके नीतियों के कारण जो तबाही है वह भी क्लाइमैक्स पर है। नब्बे आर्थिक उदारीकरण के तहत जो शिक्षा नीति एडॉप्ट की गई और समय समय पर पॉलिसियां एडॉप्ट की गई, जो कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू की गई, उसमें विश्वविद्यालयों को कैरियर के प्रोडक्शन का एक तरह से सेंटर या मशीन बना दिया गया। कि विश्वविद्यालयों का काम क्या है? कैरियर के लिए तैयार करना, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। सो कंपटीशन एंड कैरियरिज्म, ये दो ऐसी चीजें आई जिन्होंने कि पूरे के पूरे एकेडमिक परिवेश को अपनी ग्रिप में ले लिया। आप जीवन में सफल हो या असफल हो, ये इस बात से तय होगा आपका कैरियर और आपकी कैरियर ग्राफ कितना ऊंचा है। आप कितने अच्छे ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, आप कितना जानते हैं, आप कितना एकेडमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इमैटेरियल। महत्वपूर्ण क्या है? आप किस पद पर हैं। अब जाहिर है कि मेरा जैसा व्यक्ति जो कि जिसकी पढ़ने में दिलचस्पी थी, वो किसी पद पर रह नहीं सकता था। तो कैरियर के प्रोडक्शन के केंद्र के तौर पर विश्वविद्यालयों का रूपांतरण एक पहली बड़ी दुर्घटना थी, जिसने कि विचारों के अंत की और चिंतन के अंत की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शुरू किया। और जब आपने कैरियर और प्रतिस्पर्धा को मुख्य बनाया, तो उसकी शर्त क्या थी? जहां से मैंने शुरू किया कि मैं आपके संगठन के लिए कुछ भी करूंगा। इसका मतलब यह है कि आपने अपने को दिमागी गुलामी के लिए तैयार किया। तो पूरी शिक्षा कैरियरिज्म, कंपटीशन और दिमागी गुलामी, इन तीन के त्रिकोण में एकदम कैद कर दी गई। हम सब जानते हैं कि जिंदगी बहुत जटिल है, उसकी वास्तविकताएं बहुत जटिल हैं। उन वास्तविकताओं से लड़ने के लिए हमारे पास में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे भी लोग थे जो कि इन तीनों चीजों से अपने तरीके से लड़ रहे थे और अपने नहीं मान रहे थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन ये जो चीज थी, यानी प्रतिस्पर्धा, कैरियरिज्म और दिमागी गुलामी, इन तीनों के त्रिकोण का बहुत गहरा असर पूरे की पूरी एजुकेशन पर पड़ा। और इस तीनों चीजों को क्रिएट करने में, एक फिनोमिना के तौर पर संप्रसारित करने में, एकेडमिक्स का आम फाहम जीवन बनाने में नब्बे आर्थिक उदारीकरण की नीति की केंद्रीय भूमिका थी। अब दबाव यह था कि जो पढ़ाई होती थी, पहले कम फीस ली जाती थी। अब कैरियर, कंपटीशन, इनका जो दबाव था वो ये था कि अब हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस वो अचानक बढ़नी शुरू हुई। और वो अभी बढ़ते 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 कहां पहुंची है, अब आप जानते हैं।
आप किसी भी लड़के से पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो कितने रुपए महीने देता है। तो कॉलेजों की, विश्वविद्यालय की जो फीस थी वो बढ़ी, कक्षाएं कम से कम हुई, फीस अधिक से अधिक बढ़ी, विचारों का आदान प्रदान, विचारों को लेकर बहस संवाद कम से कम हुआ, चमचागिरी और तिकड़म बढ़ी, और इसने विचारहीन राजनीति को पैर पसारने का कैंपस में मौका दिया। बहुत कम विद्यार्थी थे जो कि इस पूरी प्रक्रिया के बाहर, जो कि गंभीरता से पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। जो लोग इस प्रक्रिया से बाहर छिटक गए, उन्होंने कुछ योगदान भी किया। एक अन्य चीज पैदा हुई जो कि बहुत ही पैथेटिक थी, और वो अभी क्लाइमेक्स पर है। वो ये कि लगातार, यानी अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, सेमेस्टर सिस्टम पूरे देश में लागू हुआ, और सेमेस्टर सिस्टम के कारण कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एटीट्यूड नहीं बदला पढ़ाने का, एटीट्यूड वही था एनुअल पढ़ाई का, लेकिन सिस्टम आपने सेमेस्टर का लागू कर दिया। और सिस्टम सेमेस्टर का लागू करने का परिणाम यह हुआ कि अब शिक्षकों के पास में कॉपी देखने, कॉपी जांचने, पेपर बनाने के अलावा कोई टाइम ही नहीं होता था। लगातार हर 2 महीने 3 महीने के बाद में परीक्षाएं होती रहती थी, और ये भी वही सिलसिला जारी है। तो हमारे यहां जो शिक्षक हैं वे जानते ही नहीं कि सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई कैसे होती है। वो तो साल भर के हिसाब से कोर्स पढ़ाते थे, और साल भर में भी आखिरी 2 महीने में कोर्स पढ़ाते थे, 10 महीने पढ़ाते ही नहीं थे। तो जरूरत किस बात की थी? जरूरत इस बात की थी कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम लागू कर रहे हो, पूरे देश में लागू कर रहे हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम को लागू करते समय आप शिक्षकों को यह तो बताएं, उनको शिक्षित करें कि सेमेस्टर सिस्टम की पढ़ाई कैसे कराई जाती है। तो सेमेस्टर सिस्टम के बाद में तेज परीक्षाओं का प्रेशर, कॉपी जांचना, कॉपी जमा करना, नंबर देना, फिर पेपर बनाना, फिर कॉपी जांचना, और मिनिमम पढ़ाई करना या मिनिमम पढ़ाना, इसने शिक्षक और छात्र दोनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। अब आप तय कर ले, एक शिक्षक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, कि आप इस प्रेशर से बाहर निकल के अगर कोई जीवन के लिए सार्थक कर सकते हैं तो कर लीजिए। और ये जो कैरियरिज्म और कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट, कैरियरिज्म, कंपटीशन और दिमागी गुलामी, ये जो 3 चीजें जो आपको आदर्श मानक के तौर पर पेश की गई, इन 3 चीजों को जो लोग मानते थे शिक्षक, उनसे प्रोडक्शन के नाम पर किस चीज की उम्मीद की जाती थी? प्रोडक्शन के नाम पर उम्मीद यही की जाती थी कि वे कम से कम क्लास ले लें, और अगर वे कम से कम क्लास ले लेंगे, जबकि स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको क्लास लेनी होती है, उनको रिसर्च भी करनी होती है, उन्हें रिसर्च करानी भी होती है, लेकिन रिसर्च करने और कराने में शिक्षकों की रुचि लगातार घटती चली गई, और क्लास लेना एकमात्र काम रह गया, और इसके बदले में उन्हें तरह तरह के प्रोत्साहन या रिवार्ड दिए गए। और अभी तो वो रिवार्ड जो है नरेंद्र मोदी के जमाने में बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के तो तकरीबन हर कॉलेज में प्रोफेसरों की बाढ़ आई हुई है। हर कॉलेज में शिक्षक पदोन्नति करके या दूसरे तरीके से प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, बिना ये देखे कि वो इस लायक है या नहीं है। सिर्फ एक ही चीज उनके प्रोडक्शन की, कि वो क्राइटेरिया, उनका एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, गुणवत्ता इन मटेरियल। और सबसे बड़ी चीज क्या है? संगठन के लिए सब कुछ करूंगा।
वही चीज है जो कि रिवार्ड के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर पर तो दो नई चीजें पैदा हुई पूरे विश्वविद्यालय और कॉलेज की लाइफ में। वो ये कि नेता के लिए परफॉर्म करो और क्लास लो। ये दो चीजें थी। क्लास लेना जरूरी है, तो अगर हो सके तो क्लास ले लो, लेकिन क्लास अगर ना भी ले पाओ तो लेकिन नेता की सेवा जरूर करो। तो इस पूरे प्रक्रिया में नेता की सेवा और सिर्फ क्लास, इस प्रक्रिया में जिस चीज की क्षति हुई वह थी रिसर्च। शिक्षकों ने रिसर्च करना तकरीबन बंद ही कर दिया, नई चीजें पढ़ना पढ़ाना तकरीबन बंद ही कर दिया। अब वे नोट्स से पढ़ाते थे और नोट्स से पढ़ाकर ही अपनी पढ़ाई और शिक्षा का अंत कर लेते थे। इसने शिक्षकों के जीवन में और विद्यार्थियों के जीवन में भी एक खास तरह के तनाव की सृष्टि की, जिसको कि पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं। वो जानते हैं क्लास करने गए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, सीखने को कुछ नहीं मिला। वो जानते हैं इस शिक्षक के नोट्स अवेलेबल हैं, मैं जीरोक्स करके ले लूंगा। तो शिक्षा के नाम पर जो चीज आपने क्रिएट की न्यू लिबरलाइजेशन के आने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पर, वो चीज ये थी कि अब आप किसके लिए शिक्षा दे रहे हैं? अब आप शिक्षा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको अपना कैरियर करना है। आप शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको ज्ञान देना है, ज्ञान का प्रसार करना है, जी नहीं। और ये न्यू लिबरलाइजेशन का प्रोसेस जितना तीव्र होता चला गया, नरेंद्र मोदी ने उसे क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया कि अब आप मुनाफा दीजिए। ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की प्रक्रिया पिछली सरकार में ही शुरू हो चुकी थी, वो धीरे 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 सारे देश में बढ़ती जा रही है। तो अब शिक्षा का मकसद क्या है? मुनाफे देना। शिक्षा का मतलब है कैरियर के लिए तैयार करना, कंपटीशन के लिए तैयार करना। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि वह विचारों के उत्पादन के लिए, नए विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, नए विचारों का तूफान खड़ा करने के लिए शिक्षा के केंद्र एक तरह से मंच का काम करें। तो जो शिक्षक मुनाफा देंगे उन्हें पदोन्नति मिलेगी, जो शिक्षक परफॉर्म करेंगे क्लास और नेता के यहां, उनको रिवार्ड मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और इस क्रम में बेहद खर्चीले पाठ्यक्रम पहले सरकारी विश्वविद्यालयों में आए, फिर बाद में जो निजी विश्वविद्यालयों के खोलने का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां तो एकदम खुली लूट है। महंगी फीस, महंगी किताबें, और एक नई चीज, क्लास में पढ़ाई कम हो रही है, ट्यूशन अधिक हो रही है। तो पिछले 30-35 साल में ट्यूशन इंडस्ट्री एक विशाल इंडस्ट्री के तौर पर उभर के सामने आई है। अभी बच्चे जितना क्लास में पढ़ते हैं उससे ज्यादा ट्यूशन से पढ़ते हैं। और जब से ये गूगल गुरु आए हैं उन्होंने तो और भी बेड़ा गर्क किया है। तो जब आपने ये महंगे पाठ्यक्रम, कैरियर केंद्रित शिक्षा और कैरियर केंद्रित शिक्षा के साथ साथ जब आपने सफल कैसे बने इसके रहस्य बताने शुरू किए, तो अब छात्रों में किस चीज की मांग थी? छात्रों में सिर्फ उतनी ही चीज की मांग थी जितने में वो अपने क्वेश्चन हल कर ले। वो सिर्फ प्रश्न जानना चाहता था और प्रश्न के उत्तर जानना चाहता था। अब उसकी प्रश्नोत्तर जानने के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं रह गई।
इस काम में अगर क्लास में शिक्षक मदद कर दे तो अच्छा है, नहीं तो अब गूगल गुरु हैं, वेबसाइट पर वो बता दें कहां वेबसाइट पर मिलेगा, नहीं तो विद्यार्थी अपनी तरफ से खोज लेगा। तो विषय विशेष की जो स्पेशलाइजेशन की जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को एक सिरे से दफन कर दिया गया। और इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों ने एक चीज विकसित की जिसे कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट की पद्धति। अपने शिक्षक को कैसे खुश रखा जाए। पहले विद्यार्थी अपने शिक्षक को खुश रखता था अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपनी मेधा से। लेकिन अब ये मेधा, ज्ञान, मेहनत, ये सब चीजें बेकार की हो गई। अब इंप्रेशन मैनेजमेंट की एक नई रणनीति सामने उभर कर आई जिसका कि विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और इसने शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित किया। और ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की नीति कैसी है, जिसमें कि कैसे किसी शिक्षक से अधिक नंबर पाए जाएं। तो विद्यार्थी जानते हैं कि कौन शिक्षक किस बात से खुश होता है। तो विद्यार्थियों ने सेवा करने की, अपना इंप्रेशन जमाने की कला विकसित कर ली। हर विद्यार्थी इस कला में धीरे 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 जुड़ता चला गया और जो नहीं जुड़ा वो आउट होता चला गया। शिक्षक के सामने इंप्रेशन जमाने की जो कला है, ये बेसिकली मैनिपुलेशन की कला है। ये एक तरह से शिक्षा का करप्शन है। तो जब आप इंप्रेशन मैनेजमेंट में दाखिल हुए तो आपने एक सिरे से एजुकेशन में करप्शन को आपने वैल्यूज के तौर पर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका अदा की। और इस काम में विद्यार्थियों ने पहल की, शिक्षकों ने उस पहल का स्वागत किया। शिक्षक खुश थे कि विद्यार्थी उनसे खुश हैं। विद्यार्थी शिक्षकों की झूठी झूठी प्रशंसा करते थे, शिक्षक खुश होते थे, अभी भी खुश होते हैं। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट के जरिए विद्यार्थियों ने शिक्षकों को अपने बस में करने का एक मुहावरा विकसित कर लिया। अनेक इलाके हैं जहां शिक्षक को बस में करने का मुहावरा ये है कि आप कितने बड़े गुंडे हैं, आप जितने बड़े अच्छे लठैत हैं उतने ही शिक्षक के काम के हैं। यूपी बिहार के इलाकों में विद्यार्थी अपनी लठैती के कारण शिक्षक पर अपना असर जमाए रखते हैं और शिक्षक उनसे खुश रहते हैं। और विद्यार्थी अपने गुरुजी की मेधा की खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहां पर लठैती नहीं है विद्यार्थियों के पास में, वहां विद्यार्थियों ने इंप्रेशन मैनेजमेंट के दूसरे गुर विकसित किए। उनमें झूठी प्रशंसा करना, चमचागिरी करना, और इस प्रक्रिया में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहता। हर विद्यार्थी इसमें प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहता है जिससे कि शिक्षक के सामने उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। कई बार तो यह भी होता है कि शिक्षक गुजर रहे हैं, विद्यार्थी खड़े हुए हैं एक तरफ, बातें कर रहे हैं, तो जानबूझ के उस शिक्षक के बारे में कोई विद्यार्थी जो कि अपना इंप्रेशन जमाना चाहता है, वो कहता है फलाना तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब वो शिक्षक जा रहा है तो उनसे तो बढ़िया कोई शिक्षक ही नहीं है, बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि वो क्लास में कभी वो शिक्षक जाता ही नहीं है। मेरे यहां एक महिला हुआ करती थी, वो साल में मुश्किल से 6 दिन क्लास करने आती थी, लेकिन विद्यार्थियों में बड़ी धाक थी उनकी, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एक बार तो ऐसा आया कि उनकी नौकरी खत्म हो जाने के बाद में विद्यार्थियों ने मेमोरेंडम लिख के दिया, वाइस चांसलर से अनुरोध किया कि उनको स्पेशल क्लास के लिए बुलाया जाए, कि उनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता, और वो शानदार पढ़ाती थी। तो ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की जो कला, इसमें कि चमचागिरी, तिक्रम,
ये प्रमुख हुआ करती थी, ये धीरे 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 वायरस की तरह पूरे ऑल इंडिया लेवल पर फैली हुई है। हर कैंपस में आपको इस तरह के विद्यार्थी मिल जाएंगे और इस तरह के शिक्षक मिल जाएंगे जो इस तरह के इंप्रेशन मैनेजमेंट से खुश होते हैं। तो जो विद्यार्थी इंप्रेशन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और जो शिक्षक इंप्रेशन मैनेजमेंट से खुश हैं, उनकी दुनिया के किसी विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, देश की किसी नीति विशेष के संदर्भ में क्या घट रहा है, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्यार्थी कक्षाएं करते थे, अभी भी करते हैं, और वे कक्षा करते समय अपने शिक्षक को यह इंप्रेशन देते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो जो पढ़ाते हैं उनके पास में पर्याप्त सामग्री है। वास्तविकता यह है कि वो मिनिमम सामग्री से पढ़ाते थे। तो ये जो इंप्रेशन मैनेजमेंट की ये जो पद्धति जो विद्यार्थियों ने अडॉप्ट की अपने कैरियर के लिए, क्योंकि अब कैरियर में नंबर प्रमुख थे, जो जितने अधिक नंबर लाएगा वो उतना ही आगे जाएगा। आप जितनी अच्छी प्रशंसा करेंगे शिक्षक की, आपके नंबर उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। मेरे जैसे अभागे शिक्षक कम होते हैं जो कि प्रशंसा से खुश नहीं होते, तो मेरे पास में देने के लिए भी कुछ नहीं होता था सिवाय ज्ञान के। और जो विद्यार्थी अच्छा लिखते थे उनको अच्छे नंबर मिलते थे। तो आपने एक नई कल्चर, न्यू लिबरलाइजेशन शुरू की, जिसने कि विचारों के अंत को मुकम्मल बना दिया। अब विश्वविद्यालय विचारों के केंद्र नहीं रहे, स्पेशलाइज शिक्षा के विशिष्ट ज्ञान के केंद्र नहीं रहे, बल्कि वे कैरियर, कंपटीशन, दिमागी गुलामी और इंप्रेशन मैनेजमेंट के केंद्र होकर रह गए। दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, विद्यार्थी खूब क्लास करते हैं शिक्षक को खुश करने के लिए। वो जानते हैं कि नोट्स से काम चल जाएगा, लेकिन शिक्षक इसमें खुश है कि क्लास में बैठेगा। वो विद्यार्थी कभी कक्षा के बाहर लाइब्रेरी जाके किताब खोजने की कोशिश नहीं करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके कलकत्ता विश्वविद्यालय तक हिंदुस्तान के हर एक विश्वविद्यालय में यह बीमारी वायरस की तरह फैल चुकी है कि अब विद्यार्थियों को सिर्फ नोट्स चाहिए। विद्यार्थियों की नजर में वह शिक्षक अच्छा है जो नोट्स लिखाए, वह शिक्षक अच्छा है जो की बुक से पढ़ाए, वह शिक्षक अच्छा नहीं है जो की बुक से नहीं पढ़ाता। दूसरी एक चीज जो विद्यार्थियों को पता चल चुकी है वो ये कि किसके पास ताकत है, कौन नंबर दे सकता है और कौन नंबर दिला सकता है, कौन नौकरी दे सकता है, कौन नौकरी दिला सकता है, कौन एडमिशन आगे की कक्षा में दिला सकता है। तो विद्यार्थी आंख बंद करके उसकी भक्ति में आकंठ डूबे रहते हैं और प्रशंसा करते हुए। ये जो इंप्रेशन मैनेजमेंट की जो पद्धति, ये लगातार दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती रही है। इसे हम लोग कहते हैं शिक्षक को पटाने की कला। इसमें झूठी प्रशंसा, उसकी बाढ़ आई हुई है। अगर शिक्षक इतना ही अच्छा पढ़ाते थे जैसा कि विद्यार्थी कहते हैं, तो शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों होता? अगर शिक्षक इतने ही ज्ञानी थे तो शिक्षा के क्षेत्र से, विश्वविद्यालयों के विभागों से विचारों का अंत क्यों हो गया? इसका अर्थ यह कि छात्रों ने जो पद्धति अपनाई, उस पद्धति की हमने आलोचना नहीं की कभी, उस पर बात नहीं की खुल के कभी।
जब आप ये कहते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप सीधे मक्खनबाजी करते हैं। सवाल यह कि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो सर से क्लास में आपने कितने सवाल किए और उस सवाल के बाद में आप कितनी बार किताबें खोज के पढ़ने के लिए गए। तो आप तो लाइब्रेरी नहीं जाते। और ये जो झूठी प्रशंसा और मक्खनबाजी या चमचागिरी, इसने एक तरह से शिक्षा को बड़े पैमाने पर करप्ट किया और जो अकादमिक ईमानदारी है उस अकादमिक ईमानदारी को नष्ट किया। वह शिक्षक किसी काम का नहीं था जो एकेडमिकली ऑनेस्ट था, जिसके पास आइडियाज थे, जिसके पास अच्छी रिसर्च थी, वो एकदम दो कौड़ी का था। और जिस शिक्षक के पास में कोई विचार नहीं थे, सिर्फ तिकड़म थी, जो झूठी प्रशंसा से खुश होता था, वह शिक्षक विद्यार्थियों की नजर में महान था। और इसने शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में विचारों के अंत की घोषणा की। आप यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा में सफल तो वही हो सकता है जो अच्छी रणनीति बना सके, ये जो अभी मैंने आपको बताई। यानी झूठी प्रशंसा और मक्खनबाजी से कम आपको सफलता तो मिलती है, ज्ञान से तो सफलता नहीं मिलती। तो ये जो मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी जो विद्यार्थियों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई पिछले 35-40 सालों में, और ये क्रमशः बढ़ती गई और अभी क्लाइमैक्स पर है। तो जो लोग मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी के तहत शिक्षा में कैरियर कर रहे हैं, शिक्षा में जो है वो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, संगठन के लिए कुछ भी करेंगे इस नारे के तहत वे शिक्षा में दाखिल हो रहे हैं, वे शिक्षा के प्रति और ज्ञान के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। वे कभी शिक्षा के नियम से काम भी नहीं करते और न काम करेंगे। तो मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी के जरिए जब आप वाइस चांसलर बनाएंगे, जब आप विभाग में लेक्चरर बनाएंगे, रीडर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी के तहत जब आप कॉलेजों में प्रोफेसर बनाएंगे, तो आप तय है कि आप ईमानदारी से जो काम करने वाले लोग हैं, एकेडमिक्स के हिसाब से विचारों की रक्षा के लिए और विचारों के विकास के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो आप हाशिए पर डाल देंगे। इससे शिक्षा का प्रवेश बुरी तरह नष्ट होगा और हुआ है। एक अन्य चीज जो विकसित हुई है इसमें पूरी में वो ये कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा की जो नई पद्धति और नई जो स्ट्रेटेजी पैदा हुई है, उस स्ट्रेटेजी ने एक नई समस्या पैदा की है। जैसे अभी नरेश गोस्वामी जी ने एक सवाल पूछा है, क्या आजादी के समय विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहतर थी? जी नहीं। आजादी के समय विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत ही खराब थी, आजादी के बाद भी बहुत खराब थी। कभी मौका लगेगा तो उस पर डिटेल्स में बात करेंगे हम, और उन विश्वविद्यालयों के जरिए बात करेंगे जो आइकॉन विश्वविद्यालय रहे हैं हिंदुस्तान के। असल चीज यह है कि विश्वविद्यालय एसेंशियली भारत के विश्वविद्यालय खासतौर पर एसेंशियली रूढ़िवादी होते हैं। वहां आसानी से चीजें नहीं बदलती। मैंने 89 में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर नौकरी ज्वाइन की, तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि बंगाल में जो इतना प्रगतिशील राज्य है, वहां पर एकदम कंजर्वेटिव माहौल, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एकदम कंजर्वेटिव माइंडसेट, अधिकतर शिक्षकों का।
कंजर्वेटिव माइंडसेट। शिक्षा के बारे में उनका जो प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए वो प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं था। छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आपको उसकी जटिलता का अंदाजा लगे। मैं जिस विभाग में एज ए लेक्चरर नौकरी ली, उस विभाग में 2 साल के बाद में परीक्षाएं होती थी, एनुअल परीक्षाएं नहीं थी। और 2 साल के बाद में भी परीक्षा होती थी, 1 साल बाद परीक्षा का शेड्यूल निकलता था और फिर कॉपियां जचती थी, तो रिजल्ट बनने में फिर 1 साल लगता था। इसलिए प्रैक्टिकली 3.5-4 साल में विद्यार्थी के हाथ में डिग्री आती थी। मैंने लोगों को पर्सनली अनुरोध किया, डिपार्टमेंट की मीटिंग में कहा कि नहीं, एनुअल एग्जामिनेशन होनी चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से उसका रिजल्ट आना चाहिए। लोग नहीं माने। विश्वविद्यालय के मेरे साथ के कुलीग लोगों ने मेजॉरिटी से मेरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली, क्योंकि विश्वविद्यालय में विभाग की ऑटोनॉमी रहती है, तो वह उन चंद विभागों में से था जहां पर के एनुअल एग्जामिनेशंस नहीं होते थे। उस विभाग में उस समय विष्णुकांत शास्त्री थे, प्रबोध सिन्हा थे, रामप्रीत उपाध्याय थे, शंभुनाथ साव थे, चंद्रकला पांडे थी जो कि सांसद रही 12 साल तक। लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी। अंत में मैंने विद्यार्थियों से ये कहा और समझाया, तो विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई और विद्यार्थी आंदोलन पर उतर गए। और विद्यार्थी इस हद तक आंदोलन पर उतर गए, उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिया। 2-2.5 महीने तक डिपार्टमेंट बंद रहा और विद्यार्थियों ने यह प्रण कर लिया कि जब तक एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होगा वे क्लास करने नहीं आएंगे। सारे शिक्षक सिवाय मेरे इस मांग के खिलाफ थे। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि विभाग अगर रिकमेंड करे तो पैटर्न चेंज हो, विभाग रिकमेंड करने के लिए तैयार नहीं। यह आपको 1990, 91, 92 की घटनाएं बता रहा हूं मैं। 2 साल में एमए हो, उसकी 2 साल के बाद परीक्षा होनी है, उसका फिर 2 साल रिजल्ट आने में लगे, यानी कुल मिला के 4 साल में विद्यार्थियों को डिग्री मिलती थी। विभाग कंजर्वेटिव होते हैं, विश्वविद्यालय कंजर्वेटिव होते हैं, आसानी से नहीं बदलते। अंत में जबरदस्ती आउट ऑफ द वे जाके वाइस चांसलर को विशेष अधिकार के तहत एनुअल एग्जामिनेशंस की डिमांड विद्यार्थियों की एक्सेप्ट करनी पड़ी। मैं सीपीएम का मेंबर, मैंने सीपीएम के लिए काम किया, लेकिन सीपीएम की जो टीचर्स लीडरशिप थी वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो उन शिक्षकों के साथ थी जो घनघोर रिएक्शनरी दिमाग से सारी चीजें देख रहे थे। लेकिन अंत में सक्सीड किया हम लोग। वाइस चांसलर ने माना इस बात को कि नहीं, एनुअल एग्जामिनेशन होगा। कहने का मेरा मतलब यह कि जो नरेश गोस्वामी जी ने जो बात उठाई है, उसमें कई बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं एकेडमिक्स की, वो देखी जा सकती हैं। लेकिन जो मैं आपसे जो चीज कहना चाहता हूं ये कि जो विचारों का अंत और विचारों के यानी चिंतन का अंत और चिंतन के स्पेस का अंत हुआ, उस चिंतन के स्पेस के अंत को कायदे से उसकी जो रूट्स में प्रॉब्लम्स है उनको खोजा जाना चाहिए। एक और चीज है, हाँ, एक हमारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाते हैं कॉलेज में, रीडर हैं, अजय शाह। उन्होंने एक सवाल पूछा, बड़ा मजेदार सवाल है कि आपको भी खुश करने की कोई पद्धति इजाद की गई थी या नहीं, इस दिशा में भी टिप्पणी करें। मेरे पास मुझे खुश करने के लिए कोई पद्धति थी नहीं, सिवाय इसके कि आप पढ़ें। क्योंकि मैं माइंडलेस जो विद्यार्थी है उसको मैं एकदम पसंद नहीं करता था, वो आज भी पसंद नहीं करता। शिक्षकों में एक समूह रहा है, पूरे देश में है, वो जो ये मांग करता है कि विद्यार्थी माइंडलेस ढंग से अंतहीन उनका पीछा करते रहें, वो अपने विवेक का इस्तेमाल न करें, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करें और प्रोफेसरों के इशारों पर चलते रहें। मैंने कभी अपने विद्यार्थियों से नहीं कहा जो मेरे अंडर में एमफिल भी करते थे, पीएचडी भी करते थे या
एमए करते थे, मैंने कभी किसी विद्यार्थी से नहीं कहा कि वो कौन विद्यार्थी कब किस संगठन को ज्वाइन करे, किस विचारधारा को ज्वाइन करे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो किताब न पढ़े, मैं नोट्स दे दूंगा। मैंने कभी जीवन में कभी नोट्स लिखाए ही नहीं। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्लास अच्छी लगे रहो, नहीं अच्छी लगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इंप्रूव करेंगे। कई बार यह भी हुआ कि जो विद्यार्थी मेरे सबसे ज्यादा करीब थे उनके नंबर कम आए, क्योंकि मैं उसकी जो इंप्रेशन स्ट्रेटेजी है मैं उससे कभी प्रभावित नहीं हुआ। मेरे ऊपर झूठी प्रशंसा और मक्खनबाजी का कोई असर नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो जो लोग विद्यार्थियों को सहयोग के नाम पर मदद करते थे, जो शिक्षक, हमारे ऐसे शिक्षक थे और अभी देश में भी ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों की एकेडमिक मदद करते हैं। ये शिक्षक जब एकेडमिक सहयोग के नाम पर मदद करते हैं तो वे एसेंशियली विद्यार्थी की एकेडमिक भूख को नष्ट कर देते हैं, उसकी ज्ञान पाने की चाहत को ही नष्ट कर देते हैं। विद्यार्थी को सहयोग देने का मतलब है कि आप अब शिक्षक की परिक्रमा देते रहिए, शिक्षक के काम करते रहिए, पढ़ाई मत कीजिए। यह संभव है कि शिक्षक अपने काम में विद्यार्थी की मदद ले, होता भी है, लेकिन यह संभव नहीं है कि विद्यार्थी जो है वो सिर्फ यही काम करे और पढ़ाई न करे। तो अगर शिक्षा में, अगर शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध, अगर शिक्षक सहयोग के नाम पर ज्ञान की चाहत ही नष्ट कर दे तो इससे खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि विद्यार्थी जानता है, शिक्षक भी जानता है कि ये जो मुझसे सहयोग मांग रहा है और मैं जो इसका सहयोग कर रहा हूं वो सहयोग क्या है, वो सहयोग है अच्छे नंबर पाने के लिए। तो विद्यार्थी को जो सहयोग शिक्षक दे रहा है वो ज्ञान के लिए सहयोग नहीं दे रहा है, या विद्यार्थी का सहयोग ले रहा है वो ज्ञान के लिए नहीं ले रहा है, बल्कि वह अच्छे नंबर देने के लिए वह सहयोग दे रहा है। और इसे कहते हैं शिक्षा का शॉर्टकट। यानी जब शिक्षक ये कहे कि वो विद्यार्थी को सहयोग करने के लिए तैयार है तो विद्यार्थी समझ जाता है कि ये नंबर पाने का शॉर्टकट है, और फिर इसी को विद्यार्थी ज्ञान का मूलाधार समझने लगता है, जो कि उसकी भूल है। और यही वजह है कि यहां से ही शिक्षक के स्तर में और शिक्षा के स्तर में, विद्यार्थी के स्तर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। विद्यार्थी के नंबर 70%, 75%, 80%। मैं पिछले दिनों एक सिलेक्शन कमेटी में था, कोरोना के पहले, और सिलेक्शन कमेटी में एक विद्यार्थी मेरे सामने आया जो कि एमए किया हुआ था, इग्नू से उसने एमए किया था, उसके 75% से अधिक नंबर थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने प्रेमचंद को पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा है। तो मैंने कहा कभी तुमने प्रेमचंद की किताब को स्पर्श करके देखा है, किसी किताब को? बोले नहीं सर। 75% नंबर, लेकिन उसने प्रेमचंद की कभी किसी किताब को स्पर्श करके नहीं देखा। पढ़ा क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये जो इग्नू की जो विरासत शुरू हुई शिक्षा में, तैयारशुदा नोट्स, तैयारशुदा रीडिंग मटेरियल, तैयारशुदा टीचिंग मटेरियल की, इसने विद्यार्थी को किताबों से और ज्ञान से और भी दूर कर दिया। और यह शिक्षा का वह शॉर्टकट है जिसने के बहुत बुरी स्थिति पैदा की। उसका क्लाइमैक्स तो यह था कि उसी इंटरव्यू में एक विद्यार्थी आया जो पटना से पीएचडी करके आया था नागार्जुन पर। पूरी पीएचडी में कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन पूरी पीएचडी लिख ली थी उसने, अवार्डेड थी, और बहुत ही नामी प्रोफेसर के अंडर में अवार्डेड थी वो पीएचडी।
तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि नागार्जुन की 5 किताबों के नाम बताओ, तुमने पीएचडी की है। वो विद्यार्थी नागार्जुन की 5 किताबों के नाम नहीं बता पाया। अब आप समझिए, उसके पास में फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास का कैरियर, उसके पास में पीएचडी की डिग्री, मैं उसे सेलेक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं अगर सेलेक्ट नहीं करूंगा तो वो बाहर जाके कहेगा कि मुझे विक्टिमाइज किया जगदीश्वर जी ने, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह नागार्जुन पर पीएचडी करके आया था, लेकिन उसकी पीएचडी में कहीं रेफरेंस नहीं थे। लेकिन इस बात को तो हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। मैं जानता था कि उसने पीएचडी लिखी नहीं है, उसने किसी से लिखवाई और लिखवा के डिग्री हासिल की है। तो शिक्षा के जो शॉर्टकट हैं, ये शिक्षा के जो शॉर्टकट हैं, इन शॉर्टकट ने शिक्षा के स्तर को और शिक्षा के माहौल को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और हम सब अभ्यस्त हैं इस शॉर्टकट के। अब ये लिबरलाइजेशन जो तेज हुआ, और लिबरलाइजेशन के तेज होने के बाद में जब हम गैट के मेंबर बने, और गैट के मेंबर में के बाद में जो नया जो चेंज आया, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ही चेंज आया, वो चेंज ये आया कि अब शिक्षा को सेवा के क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। अब शिक्षा जो है वो सर्विस है, वो सर्विस सेक्टर में डाल दी गई। पहले शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में थी, अब शिक्षा सर्विस के क्षेत्र में है। तो अब शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक व्यापार करना, और व्यापार करके मुनाफा कमाना। यानी अपने खर्चे खुद करें, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद करें, अपने संसाधन खुद जुटाएं। तो अब शिक्षा के मूल्य से ऊपर व्यापार का मूल्य बड़ा हो गया। जबकि हालत यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों का जो लक्ष्य वो है, वो शिक्षा का मूल्य सबसे प्रधान लक्ष्य रहा है, व्यापार का मूल्य सबसे प्रधान लक्ष्य नहीं रहा है। और ये व्यापार करना, उसके जरिए मुनाफे कमाना, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स शुरू करना, महंगी फीस करना, ये तमाम चीजें उस पैकेज का हिस्सा हैं जो कि अधिक से अधिक व्यापार करने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की नीति से जुड़ी हुई हैं। तो जब शिक्षा का लक्ष्य व्यापार करना होगा या मुनाफा कमाना होगा, तो कौन सी चीज होगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि उसमें एकेडमिक्स में ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि पिछले कई सालों में एकेडमिक्स में ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण बढ़ा है और एकेडमिक फ्रीडम खत्म हुई है। और इसने एक तरह से जैसे कहें कि एकेडमिक करप्शन को क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया है। अब वे विभाग ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जो कि नीति में है ना, शिक्षा नीति में अभी जो है कि आप ऐसे पढ़ाई करें, ऐसे कोर्स पढ़ाएं जो प्रयोजन मूलक हों, उपयोगी हों, ज्ञान नहीं। अब प्रयोजन मूलक कोर्स, प्रयोजन मूलक शिक्षा, प्रयोजन मूलक टीचिंग, वह महत्वपूर्ण है। तो जब प्रयोजन मूलक शिक्षा और प्रयोजन मूलक कोर्स महत्वपूर्ण होंगे, यानी वे जो कैरियर में मदद करें, वे जो कोर्स कंपटीशन में मदद करें, वे जो कोर्स इंडस्ट्री के लिए एक तरह से रेडीमेड मैनुअल लेबर तैयार करके दें, वे कोर्स जब केंद्र में होंगे तो चिंतन प्रमुख नहीं होगा। चिंतन का प्रवेश विकसित ही नहीं होगा। चिंतन के प्रवेश के लिए और चिंतन के विकास के लिए यह शर्त है कि शिक्षा को प्राथमिक, शिक्षा के मूल्य को प्राथमिक बनाया जाए और स्वतंत्र प्रवेश जिसमें कि टीचिंग और रिसर्च, इन दोनों पर खास जोर दिया जाए।
इनोवेशन पर जोर दिया जाए, नई खोजों पर जोर दिया जाए। लेकिन अब नई खोजों पर जोर नहीं है, बल्कि अब इस बात पर जोर है कि आप किसी व्यापारिक घराने से कैसे कोई प्रोजेक्ट लाएं जिससे कि विश्वविद्यालय को पैसा मिले। तो अब विश्वविद्यालयों की भूमिका समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अब विश्वविद्यालयों की भूमिका को कारपोरेट घरानों के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया है। और यही एक तरह से, जिसे हम लोग कहें कि ये जो कंज्यूमर कैपिटलिज्म है उसके तर्क शास्त्र की एक तरह से जीत है। ये डिमांड इंजीनियर की है तो ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बनो, डिमांड डॉक्टर की है तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनो, डिमांड स्किल्ड लेबर की है तो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर के कोर्स पढ़ो, डिमांड अनुवाद की है तो अनुवाद विज्ञान के कोर्स पढ़ो, डिमांड हिंदी ऑफिसर की है तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ो, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा, हिंदी से जुड़ी हुई और बहुत सारी साहित्यिक परंपराओं का ज्ञान कोई जानने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे नंबर पाओ, कैरियर बनाओ, प्रयोजनमूलक कोर्स पढ़ो, और जो वे कोर्स पढ़ो जो उपभोग में इजाफा करें, शिक्षा के उपभोग में इजाफा करें। जो गैट की जो पॉलिसी है, उसके तहत जो नई शिक्षा की पॉलिसी बनाई गई है, जो मनमोहन सिंह के बाद में जो अब कैरी आउट की है नए रूप में नरेंद्र मोदी ने, उसका मूल लक्ष्य ज्ञान नहीं है, उसका मूल लक्ष्य है उपभोग जगत में इजाफा करना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रमों पर, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर, जिसमें कि आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो, आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा डिग्रियां ले लें। विद्यार्थी कम से कम खर्च करे, अधिक से अधिक डिग्री हासिल करे। कम से कम खर्च से मतलब पैसा तो उसका खर्च हो रहा है खूब ज्ञान। पहले कहा गया कि जो पहले वाली जो एजुकेशन थी, वो एजुकेशन जो है वो ज्यादा लाभकारी नहीं थी। अभी जो एजुकेशन है वो लाभकारी है, और लाभकारी ये जो प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं उनकी तरफ वो ध्यान देती है। इसलिए स्किल्ड एजुकेशन और दूसरी चीजों पर, मैनेजमेंट की शिक्षा और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीजों पर खूब इंफेसिस के साथ में जोर दिया गया। असल में ये एक तरह से शिक्षा में इच्छा पूर्ति, लोगों में, विद्यार्थियों में जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये कोर्स लाए गए। तो आर्थिक नव्य उदारीकरण ने जो सबसे बड़ा काम किया, उसने इच्छाओं को जगाया। तो इच्छाओं को अगर जगाया है तो नए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम भी होने चाहिए, और यही वह लॉजिक है जिसके तहत ये प्रयोजनमूलक कोर्स हर क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किए गए। इसने ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। अब ज्ञान वह जो कि प्रयोजनमूलक हो, ज्ञान वह जो आपको काम दिलाने में मदद करे, नॉलेज में नहीं। तो आपका अभी क्या हुआ है, आपका अपने काम से प्रेम बढ़ा है, ज्ञान से प्रेम नहीं बढ़ा है। आप काम को पसंद करते हैं, आप ज्ञान के सागर में डूबने को तैयार नहीं है। काम के लिए आप भले ही 14 घंटे काम करें जाके किसी आईटी कंपनी में, या आप इसके लिए तैयार है, लेकिन 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि काम के प्रति इसने इच्छा पूर्ति और प्रयोजनमूलक कोर्सों ने काम के प्रति जो आकर्षण पैदा किया, उस काम के प्रति आकर्षण ने एक
ऐसी स्थिति पैदा की है कि आपको बार बार यह सिखाया जा रहा है कि अगर आप काम करेंगे और काम से प्यार करेंगे तो आपके पास में बेहतर रिजल्ट होंगे, और आप जितने बेहतर रिजल्ट लेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि आप वह पढ़ें जो आपको काम दिलाए, वह पढ़ें जो उपयोगी हो, वह पढ़ें जो रिवार्ड दिलाए। और इसको बड़े पैमाने पर जिसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इस प्रोत्साहन में जो चीज आपके हाथ से निकल गई है वो कौन सी चीज है? वो है थिंकिंग, चिंतन और विचार के क्षेत्र, वो आपके हाथ से निकल गए। और इसका दोहन करने के लिए माने ये जो काम के लिए काम, काम के लिए शिक्षा, प्रयोजन मूलक शिक्षा, काम के लिए ज्ञान, इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को पुष्पित और पल्लवित करने में जिसने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वह हिंदू धर्म की मान्यताएं और परंपराएं। हिंदू धर्म के जो प्रचलित मुहावरे और वैल्यूज हैं उनका इस क्षेत्र में जम के इस्तेमाल हुआ है और दोहन हुआ है। सेवा ही परमो धर्मो जो है ना, वो अब बिल्कुल एजुकेशन में लगा दिया गया है, बिल्कुल गेट के नियम के तहत। अब शिक्षा जो है वो सेवा में है। और गुरु शिष्य परंपरा में जो आपने अर्जित किया था, गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण परंपरा जो आपने बनाई, उसमें जो चीज अर्जित की थी वो उसको भी इस काम में लगा दिया गया है। गुरु की मानो, गुरु के इशारे पर काम करो, गुरु की सेवा करो, ये सारी चीजें किसके लिए थी? तो गुरु से आपको काम की चीज हासिल करनी है। पहली बार ज्ञान को हम गुरु के दायरे के बाहर लाए थे आधुनिक काल के आने के बाद। पहली बार शिक्षा को हम गुरु के दायरे के बाहर लाए थे। हमने गुरु शिष्य के संबंध को बदला था, या ये कहें उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया था। अब वो शिक्षक था, गुरु नहीं था। वो विद्यार्थी शिष्य नहीं था, वो विद्यार्थी था। तो गुरु भक्ति और जो शिक्षा की जो नई रणनीति, उनके बीच में गहरा संबंध है। जो पहले गुरु भक्ति थी वह ही आजकल जो है शिक्षा की नई रणनीति है, जिसे विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वे अच्छे नंबर पाते हैं, या जिसे आप लोग एकेडमिक्स में चमचागिरी कहते हैं। पहले विज्ञान था, विज्ञान की वैज्ञानिक चेतना थी, वैज्ञानिक थे, लेकिन पूंजीवाद के विकास और खासतौर पर जब आपने इसे सेवा सेक्टर में डाल दिया एजुकेशन को, तो आपने शिक्षा को भी आपने उपभोक्तावाद में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो शिक्षा का उपभोक्तावाद में कन्वर्जन, उसमें स्वतंत्र चिंतन और मूल्यांकन की तो कोई संभावना ही खत्म हो गई। और अब विचारहीनता सबसे बड़ी पूंजी हो गई। वह शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है जिसके पास कोई विचार ना हो। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि थिंकिंग और इवैल्यूएशन, ये दो चीजें शुरू से शिक्षक की बहुत बड़ी कसौटी रही है, उसके दृष्टिकोण की बहुत बड़ी कसौटी रही है। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी कसौटी नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय के 100 प्रोफेसरों का सर्वे कीजिए और आप देखिए कि उनके पास में चिंतन के क्षेत्र में और मूल्यांकन के क्षेत्र में किस तरह के मानक हैं और किस तरह का उनका काम है, तो आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी। बार बार जोर दिया जा रहा है इस बात पर, थिंकिंग के दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत है।
और ये जो हार्ड वर्क की जरूरत है, इसी ने विचारकों के ऊपर, चिंतकों के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, ज्ञानी प्रोफेसरों के ऊपर हमले तेज किए। क्योंकि जो इस दौर का जो कैपिटलिज्म है, इस दौर के कैपिटलिज्म का जो थ्रस्ट एरिया है वह एकदम चिंतन का विरोधी है। उसे साइंस के प्रोडक्ट तो चाहिए, उसे साइंस तो चाहिए, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग नहीं चाहिए। वे जानते हैं कि साइंस के बिना संसार चलेगा नहीं, लेकिन वे चाहते हैं कि साइंस तो रहे लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग न रहे। और यही तो काम सबसे पहले हिटलर ने किया था। हिटलर ने जो है वो विज्ञान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया और 60 लाख से अधिक यहूदियों का नरसंहार किया। तो हमारे नरसंहार तो संभव नहीं है, लेकिन मानसिक नरसंहार तो संभव है। लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम तो बनाया जा सकता है, और गुलाम बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के बीच में फांक पैदा की जाए। विज्ञान तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना गलत है। तो मोबाइल तो चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक चेतना का विरोध करो। कंप्यूटर चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक चेतना का विरोध करो। वैज्ञानिक चेतना के पक्ष में जो लोग खड़े हों, वैज्ञानिक चेतना का जो लोग प्रचार प्रसार करें, अंधविश्वासों का जो विरोध करें, उन पर हमले करो। तो लोगों को बताया जा रहा है कि मशीनें ही समाज को बचा सकती हैं, वैज्ञानिक चेतना समाज को नहीं बचा सकती। और यही वजह है, इसी जगह से ही सारे के सारे फंडामेंटलिस्टों के, रिएक्शनरी संगठनों के हमले विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षकों के ऊपर होते रहते हैं। सब लोग जानते हैं कि हिटलर जो है वो वैज्ञानिकों के चिंतन को, इंटेलेक्चुअल के चिंतन को रोक नहीं पाया। सारे दबाव के बावजूद लोग देश छोड़ के चले गए, लोग यातना शिविरों में चले गए, लेकिन लोगों ने सोचना बंद नहीं किया। तो एक नया जो दौर है जिसमें कि हम लोग अभी रह रहे हैं, वो क्या है? विज्ञान के विचारहीन प्रचार का दौर है। वैज्ञानिक चेतना के प्रचार का दौर नहीं है ये। हमारी सत्ता से लेकर सत्ता से जुड़े हुए सारे संगठन, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है और जिन लोगों के हाथ में नीचे समाज की राजनीति है, वे संगठन, वे विज्ञान पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन विज्ञान से जुड़े हुए चिंतन पर जोर नहीं दे रहे। उन्हें मॉडर्न ड्रेस तो चाहिए, लेकिन मॉडर्न एटीट्यूड नहीं चाहिए। उन्हें मॉडर्न गजट्स चाहिए, लेकिन मॉडर्न गजट से जुड़ा हुआ जो मॉडर्न विचार है वो नहीं चाहिए। तो नई जो कल्चर है जिसने के इस समाज को घेरा हुआ है, वो क्या है कि हमारे यहां विज्ञान तो होगा, विज्ञान के प्रोडक्ट होंगे, लेकिन विचारहीनता होगी। और ये जो विचारहीनता है, ये व्यापार को और कॉर्पोरेट हाउसेस को भी बहुत पसंद है, क्योंकि व्यापार और कॉर्पोरेट हाउस को मुनाफा चाहिए, विचार नहीं चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन नहीं चाहिए। उन्हें यह अच्छा लगता है उनका माल बिकता रहे, उनका कंप्यूटर बिकता रहे, उनका मोबाइल बिकता रहे, उनके तमाम किस्म के विज्ञान के उत्पादन जो उपकरण हैं वे बिकते रहे। लेकिन वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक चेतना से जुड़े हुए लोगों पर जब हमले होते हैं तो कभी कॉर्पोरेट हाउस मुंह नहीं खोलते, वो कभी प्रतिवाद नहीं करते, बल्कि वे खुलकर उन लोगों को पैसा देते हैं जो वैज्ञानिकों पर, वैज्ञानिक चिंतन पर, वैज्ञानिक चेतना का प्रचार करने वालों पर हमले करते हैं। तो ये जो व्यापार और व्यापारिक घराने हैं, इन व्यापार और व्यापारिक घरानों की मुसीबत यह है कि इनको भी विचारहीनता पसंद है और विज्ञान पसंद है। और ये वैज्ञानिक चिंतन को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? ये वैज्ञानिक चिंतन को जुगाड़ से रिप्लेस करना चाहते हैं।
और ये सारे के सारे विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेके आईआईटी से लेके बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता सारे देश में ये बीमारी वायरस की तरह फैल चुकी है। सारे विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन, अनुशासन और पदोन्नति, इन तीन चीज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। चिंतन पर जोर नहीं है, थिंकिंग पर जोर नहीं है, नई खोजों पर जोर नहीं है। इतना ही काफी है कि आपने क्लास लिए हैं, 10 साल पढ़ाया है, इतना ही काफी है, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। इतना ही काफी है आपके मूल्यांकन के लिए कि आप अच्छे लॉयल यूनिवर्सिटी के व्यक्ति हैं। आपने भले कोई रिसर्च नहीं की हो, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने कभी मुंह नहीं खोला, तो आपको पदोन्नति दी जाती है। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक ये बीमारी फैल चुकी है। तो ये जो चिंतन का प्रवेश और चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति था, जो कैंपस में हुआ करता था, जो विचारों की टकराहट और विचारों का तूफान जो विश्वविद्यालयों के कैंपस में हुआ करता था, वह गायब कैसे हुआ? उसे रिप्लेस किसके जरिए किया गया? अब हमारे पास में प्रोफेसर तो हैं, लेकिन थिंकिंग प्रोफेसर नहीं है। हमारे पास प्रोफेसर तो हैं, लेकिन ऐसे प्रोफेसर नहीं जिन्होंने नए विषयों पर रिसर्च की हो, नए विषयों पर लिखा हो, नए व्यक्तियों पर लिखा हो। हमारे पास ऐसे लोग कम से कम हैं। तो मूल्यांकन, अनुशासन और बदले में इनाम, पुरस्कार, पदोन्नति, इन्हीं तीन चीजों के जरिए सारी रणनीतियां तय की जा रही हैं। और ये तीनों चीजें विचारहीनता के इस जहरीले समुद्र में ले जा रही हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से जुगाड़ की रैशनैलिटी को जन्म दिया है, सेवा की रैशनैलिटी को जन्म दिया है। यानी जुगाड़ का विवेकवाद, सेवा का विवेकवाद, चमचागिरी का विवेकवाद। अब सारे के सारे खेल चमचागिरी के और जुगाड़ के विवेकवाद से तय हो रहे हैं और उसे वैधता प्रदान की जा रही है। और यही वह जगह है जहां से कि हमें एक नई दुनिया के बारे में, नए विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन नई दुनिया, नए विकल्पों के बारे में तो तब सोचेंगे जो अभी तक जो आपने हाथ से खो दिया उसे एक बार उसका विश्लेषण कर लें। आखिर ये सारा का सारा पतन क्यों हुआ? उसके कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। कुछ और सिम्टम्स हैं, कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं आपके सामने आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।